हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बीकॉम सेकेंड सेम का बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट सब्जेक्ट इज़ अ वेरी इजी। आप लोगों ने फर्स्ट सेम में भी अपना किया होगा कमर्शियल लॉ, और उसी से ही रिलेटेड आपको कंसेप्ट्स आगे इसमें भी देखने को थोड़े थोड़े मिलेंगे। जिन्होंने वो कर रखा है अच्छे से, उनको ये करने में काफ़ी कम दिक्कत आने वाली है, और बाकियों को भी दिक्कत कम ही आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर किस लिए हैं, आपकी दिक्कतें कम करने के लिए। सो वीडियो में आप लोगों को बेसिकली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत पूछिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करेंगे, उसके अलावा कोई वीडियो नहीं क्रिएट की जाएगी आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हमारे फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और इसके कुछ फीचर्स। ठीक है जी, तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो सेक्शन 4 के अंडर आता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सेल ऑफ गुड्स का जो एक्ट है वो कुछ डिफाइन करता है। इसकी ये डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर सेलर ट्रांसफर करता है, या सेलर जो है वो एग्री करता है कि वो ट्रांसफर करेगा उसकी खुद की प्रॉपर्टी या उसके गुड्स बायर को, एक स्पेसिफिक प्राइस बायर से लेके उसके बदले में उसको गुड्स या प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करेगा। सिंपल यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है यही लिखा हुआ है। दोबारा रीड कर लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर द सेलर ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर, वेयर जहाँ पर सेलर या तो सीधा ट्रांसफर कर देगा या एग्री करेगा कि वो इन फ्यूचर उस चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा, उस प्रॉपर्टी को या उस गुड्स को, टू अ बायर फॉर अ प्राइस, कितने प्राइस पे मैं आपको जी ये चीज़ ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, सेल और एब्सोल्यूट सेल, या दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एब्सोल्यूट सेल कौन सी होगी? काउंटर सेल। जैसे आप लोग किसी दुकान पे जा रहे हो कोई चीज़ लेने, एट अ टाइम आप लोगों ने चीज़ बाय की, वहाँ पे प्राइस पे किया, दैट इज़ अ सिंपल सेल, एब्सोल्यूट सेल। और एग्रीमेंट टू सेल में आपको उसी समय वो चीज़ नहीं मिलती, आपको पहले आपने उसकी बुकिंग की, टाइम लगा, उसके बाद आपने पेमेंट की, उसके बाद वो चीज़ आई, एक तरह से पहले उसका एग्रीमेंट हुआ। तो दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेल और एब्सोल्यूट सेल में क्या है, वेयर द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी या कोई गुड की इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम सेलर टू दी बायर एंड नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी, मतलब जो बायर सेलर को दे रहा है ना, तो उसके पास कुछ भी बाकी बचेगा नहीं, सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। दिस इज कॉल्ड सेल और एब्सोल्यूट सेल। इसी को हम लोग बोलते हैं कि सेल और एब्सोल्यूट सेल है। जैसे कि एग्जाम्पल काउंटर सेल, किसी करियाने की दुकान पे गए, वहाँ पे कोई सामान खरीदा, तो एट अ टाइम हमने पेमेंट कर दी, सिंपल है, दैट इज अ काउंटर सेल। लिखना भी इजी है क्योंकि वर्डिंग इजी यूज़ की है मैंने, होप सो आपको इजी लगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट टू सेल और कंडीशनल सेल। एग्रीमेंट किया वेयर द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स ट्रांसफर इन फ्यूचर, जहाँ पे ओनरशिप इन फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, ठीक है। अगर आपने कुछ कंडीशंस रखी तो उनको भी फुलफिल फ्यूचर में किया जाएगा। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है? फ्यूचर में। इट शैल बी एन एग्रीमेंट टू सेल, कि उसने एग्रीमेंट कर दिया कि इन फ्यूचर ये चीज़ मैं तुम्हें ही सेल करूंगा, किसी और को सेल नहीं करूंगा। तो दैट इज एग्रीमेंट टू सेल और अ कंडीशनल सेल। इसके 2 नाम है, या तो इसको हम लोग कंडीशनल सेल बोल सकते हैं या एग्रीमेंट टू सेल। अब हम लोग आते हैं इसके फीचर्स पर। फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इजी। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स 7 मार्क्स कैसे भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब आते हैं हम लोग इसके फीचर्स पे। सबसे फर्स्ट फीचर है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब जिन लोगों ने सेमेस्टर फर्स्ट में अच्छे से वो कमर्शियल लॉ किया है अपना, उनको ये चीज़ें पता होंगी कि एक वैलिड ऑफर दिया जाता है, फिर वो ऑफर जो है एक्सेप्ट हो जाता है, फिर उसके ऊपर एक फ्री कंसेंट आता है पार्टीज़ का, उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होती है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, ये था वहाँ पे। नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी एक वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट है जैसे बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सिंपली फुल्ली रूल्स को फॉलो करने वाला। ये नहीं है कि इसमें रूल्स फॉलो अप नहीं होंगे। इट शुड सेटिस्फाई ऑल फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को लेके जितने भी वैलिड फीचर्स होते हैं सबको फॉलो किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है।
पहले एक ऑफर दिया जाता है वैलिड, फिर वो वैलिड ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, फिर उसके ऊपर फ्री कंसेंट यानी कि दोनों पार्टीज़ की रजामंदी आती है, फिर उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में दुकानदार को मैं पैसे दे रही हूँ तो दुकानदार बदले में मुझको कुछ सामान दे रहा है, दैट इज़ अ कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टीज अपना मिलके करती है। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, वो मतलब कि अगेंस्ट दी लॉ नहीं होता, कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। तो दैट इज़ अ सिंपल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर। तो इसी को फॉलो अप करते हुए, सेटिस्फाई करते हुए अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज़ अवर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ द फर्स्ट फीचर। सेकेंड क्या है कि इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी ट्रांसफर द प्रॉपर्टी और गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना है तो इसमें बायर को, सेलर को कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, देयर मस्ट बी, उसको करना पड़ेगा। सो इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी टू पार्टीज। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो पर्सन है, वन द सेलर and other the buyer. The buyer and seller must be two different person. Buyer और seller same person नहीं हो सकते। अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो बायर और सेलर दो डिफरेंट पर्सन्स होने चाहिए। अ मैन कैन नॉट परचेज हिज ओन गुड्स। एक बंदा अपने खुद के गुड्स को बाय नहीं कर सकता, ठीक है। तो दो डिफरेंट पर्सन्स चाहिए अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट करना है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें बंदा खुद की चीज़ को खुद बाय कर सकता है। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल दैट सेम पर्सन कैन बी परचेजर और सेलर। सेम बंदा खुद की चीज़ को परचेज कर सकता है। कैसे? वेयर अ पर्सन गुड इज सोल्ड इन एग्जीबिशन। अगर एक बंदे का गुड्स एग्जीबिशन में सेल हो रही है तो वो खुद उस चीज़ को जाके बाय कर सकता है। दूसरा, अगर एक बंदे ने अपनी चीज़ यानी कि अपना कोई सामान गिरवी रख दिया कहीं पे, ठीक है, गुड्स को अपने प्लेज कर दिया, सेल गुड्स प्लेज विद हिम, और उसकी पेमेंट नहीं दी, तो आगे जो जिसके पास गिरवी रखा वो बंदा पोनी आगे उस चीज़ को सेल कर रहा है, तो पोनर उसी चीज़ को, जिसकी वो चीज़ थी, उसको दोबारा बाय कर सकता है। एंड थर्ड नंबर पे, अगर कोई बिजनेस है और उसमें पार्टनर्स हैं तो एक पार्टनर, जैसे अ पार्टनर में ऑल्सो बाय द गुड्स फ्रॉम द फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर बिजनेस के गुड्स को भी बाय कर सकता है। सो आई होप ये तीन एक्सेप्शनल केस हैं, इनमें पर्सन खुद के गुड्स को खुद बाय कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड फीचर पे, एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। अब यहाँ पे एग्रीमेंट होना है कि हमारी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर शुड बी इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स सोल्ड और एग्री टू बी सोल्ड। अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है या आप कुछ भी जो सेल कर रहे हो वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए ना कि आप ट्रांसफ़र कर दोगे ओनरशिप। इट इज़ मस्ट टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर विद और विदाउट फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स। ये मस्ट है कि उसको वो प्रॉपर्टी या जो भी गुड्स हैं जो सेलर को ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, चाहे उसकी फिजिकल पोजेशन मिले चाहे ना मिले, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, हो जाती है। दैट इज़ थर्ड फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट में, क्योंकि सारी चीज़ें वैलिड होती हैं तो ओनरशिप टाइम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद नंबर 4, गुड्स। The subject matter of the contract of sale must be good, the property in which it is to be transferred from the seller to buyer। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि आप लोग देखो, अगर आप लोग एक प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, अब उस प्रॉपर्टी के अंदर आप लोग अगर एक प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी के अंदर कहीं पे गार्डन बना हुआ है, तो क्या जब वो बंदा प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो क्या वो गार्डन काट के ले जाएगा साथ में? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी के अंदर गुड्स हैं, कौन कौन से गुड्स हैं वो बताते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल मस्ट बी गुड्स द प्रॉपर्टी इन विच, गुड्स जिस प्रॉपर्टी में है ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द सेलर टू बायर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन क्या कहता है कि गुड्स का मतलब क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि स्टॉक हो गई, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड शेयर्स हो गए, कोई ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे कि फसल हो गई उस प्रॉपर्टी के अंदर, ग्रास जैसे कि मैंने बोला गार्डन, कोई पेड़ हो गए, कोई भी चीज़ें अटैच्ड हैं उस लैंड के साथ जिसको अलग नहीं किया जा सकता, तो ये सारे उसी बंदे को ट्रांसफ़र होंगे जो इस चीज़ को बाय कर रहा है। इसके अलावा
मनी या एक्शनेबल क्लेम, अगर जहाँ पे जिस प्रॉपर्टी को हम बाय कर रहे हैं वहाँ पे एक पर्सन रहता है, उसके ऊपर कुछ लीगल चार्जेस लगे हुए हैं पर्सन के ऊपर, तो वो क्लेम जो बाय कर रहा है उसके ऊपर तो ट्रांसफ़र नहीं ना होगा। तो मनी या एक्शनेबल क्लेम या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन चीज़ों से गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट फीचर आता है हमारा प्राइस। टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें कंसीडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो और आप अगर किसी को कुछ पैसे दे रही हैं तो बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए ना। ये तो है नहीं आप पेमेंट कर रहे हो बदले में आपको कुछ रिसीव नहीं हो रहा, समथिंग इन रिटर्न भी आना ज़रूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफ़र मस्ट बी मनी पे या प्रॉमिस, या तो मनी पे कर देनी चाहिए या प्रॉमिस करनी चाहिए कि पे की जाएगी। जहाँ पर मनी नहीं पे की जाती, वेयर देयर इज़ नो मनी कंसीडरेशन, ट्रांजैक्शन इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ही कंसीडर नहीं करते जहाँ पे कुछ भी कंसीडरेशन नहीं होता। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इसमें हमने क्या देखा, एक क्वेश्चन देखा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और इसके फीचर्स। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि सेल और हायर परचेज अग्रीमेंट का डिफरेंस क्या है, वो भी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। सो ऐसे ही अब आप लोगों के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके नोट्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर किसी क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उस टॉपिक को भी ज़रूर कवर करेंगे। सो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।